Slide is visible to all of you. Yes, sir. Voice is clear? Voice is clear? Yes, sir. साउंड ही ऐसा वॉइस में ये साउंड इससे ही आएगा तो दैट इज हाँ I request all the participants present in the hall to unmute their phones so that we cannot listen any sort of echoes. Thank you so much. So, another thing, the voice should be very clear. Voice should be very clear. Otherwise, you will not be. इतना ही आएगा नहीं शेयर किया है हम कुछ नहीं कर सकते Voice clear? यस सर Okay. So, respected Honorable Chancellor Dr. Brijen Singh Gautam ji, Chairman Dr. Pushpen Singh Gautam ji, our Vice Chancellor Dr. Amit Jain sir, Registrar Dr. Digan ji, our expert panel, the co-coordinator from the IKS, that is Indian Knowledge System, NEP सारथी गौरी मैडम, और आभासी तथा भौतिक माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण। आज मैं भारतीय दर्शन या इंडियन फिलोसॉफी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा कर लूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा है और इंडियन नॉलेज सिस्टम में ये क्यों जरूरी है, भारतीय दर्शन, उसके बारे में भी चर्चा कर लूंगा। क्या होता है कि जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा होती है, जिसे इंग्लिश में इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, सिस्टम को अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो प्रणाली कहलाता है। हम उसे और सार्थक तरीके में परंपरा शब्द का नाम देते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो प्रणाली। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी ये सिस्टम भारत में कैसे जनरेट हुआ और क्या जो ये सिस्टम है ये विदेशों में मौजूद नहीं है, और अगर विदेशों में मौजूद नहीं है तो विदेशों का सिस्टम क्या अलग है। तो ये काफी जो प्रश्न है लोगों के बीच में आते होंगे कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान प्रणाली से ही क्यों पढ़े, क्या पाश्चात्य देश की प्रणाली उचित नहीं है। तो इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और क्यों हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली इतनी परफेक्ट है, आखिर ऐसी कौन सी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव उसमें हम इंक्लूड करते हैं कि वो इतनी परफेक्ट हो जाती है। केवल इतनी चर्चा मैं आज करना चाहूंगा। दर्शन जो शब्द है, भारतीय दर्शन, तो दर्शन का मतलब क्या होता है। एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस में स्पीक एंड टेल व्हाट डू यू मीन बाय दर्शन। एनीवन? Am I audible? Hello? सर दर्शन जैसे अभी नवरात्रे लगेंगे ना, तो आप लोग दर्शन करने जाओगे माता जी के, तो दर्शन सिंपली मीन्स देखना, इट इज दर्शन। ठीक है, दर्शन मतलब जस्ट देखना, सिंपल सा दर्शन, देखना। ठीक है। अब अगर कोई अंधा है तो अंधा कैसे दर्शन करेगा, देख तो पाएगा नहीं, तो वो अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि दर्शन का मतलब है देखना या अनुभव करना। और जब आप किसी चीज को देखोगे तो आप उसके बारे में अपना व्यू भी बनाओगे, पर्सपेक्टिव रखोगे। तो सिंपली यहां पर जो भारतीय दर्शन से संबंधित दर्शन शब्द है, उसका मतलब है आपका क्या व्यू है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, या आपके यहाँ जो ग्रेट लोग, ग्रेट स्कॉलर्स है, उनका क्या व्यू है, दैट इज कॉल्ड एज दर्शन। अब दर्शन अलग अलग क्यों हो जाता है, तो दर्शन को प्रभावित करने वाली कई चीजें होती हैं। किसी भी भूभाग का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, या टोपोग्राफी कैसी है, ऊपर नीचे है, पहाड़ पर है कि नीचे है, वहां एनिमल लाइफ कैसी है, वहां का हिस्ट्री कल्चर कैसा रहा, ये सारे इन्फ्लुएंसर है जो आपकी सोच को बदलते हैं।
उदाहरण के तौर पर आप अगर यहाँ मैप पे देखेंगे तो ये जो एरिया है आपको दिख रहा होगा, ये चाहे मांग है ना, रशिया है, साइबेरिया, मंगोल, ये लोग मीट खाते हैं, मांस खाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं इंडिया में, तो इंडिया में इतने वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं कि यहाँ मीट इज नॉट नेसेसरी। तो आप देखेंगे कि जहां कुछ दर्शनों में, कुछ फिलोसॉफी में मीट इज ओके, लेकिन कुछ फिलोसॉफी में आप देखेंगे मीट को खाना गलत है। तो आपने देखा कि इट इज जस्ट ड्यू टू द जियोग्राफी। इसी तरह से आप देखेंगे कि टोपोग्राफी भी जो है वो फिलोसॉफी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। हमारे भारत देश में हमने समुद्री यात्राएं बहुत कम की हैं, ज्यादातर हम पर्वतों पर या प्लेन एरियाज में रहे, इसलिए हमारे यहाँ समुद्र के प्रोडोमिनेंट देवता उतने होते नहीं। लेकिन अगर आप उस तरफ जाएंगे, यूरोपियन कंट्री है उस तरफ, तो वहां समुद्र का पोसाइडन देवता बहुत फेमस है। तो आप देखेंगे कि उनके दर्शन में समुद्र इज इंपॉर्टेंट। तो दैट इज ड्यू टू द टोपोग्राफी जो रही कि भाई आप समुद्री एरिया में है कि आप ऊपर पहाड़ी एरिया। तो सिंपल टर्म्स में अपन ये देखें कि जो लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं आसपास, ठीक है, दर्शन करते हैं, वो दर्शन करके उनकी जो राय बनती है दैट इज फिलोसॉफी। और ये जो फिलोसॉफी है दैट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द प्लेस कि आप किस जगह के। अब आते हैं भारतीय दर्शन पर। तो भारतीय दर्शन का आप देखेंगे तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, ये हमारा अखंड भारत है, ठीक है। तो जो दर्शन बना है वो ऑलमोस्ट इस पूरी टोपोग्राफी, क्लाइमेट और जो भी एरिया है उसको मिलाकर बने हैं, ठीक है। तो इंडियन व्यूज क्या है, ठीक, उसको अपन बोलते हैं भारतीय दर्शन, ठीक है। और दर्शन के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल होता है, वो होता है रिलीजन का। अभी जहां भी हम चर्चा करते हैं तो बोले भाई भारतीय दर्शन क्या है, बोले हिंदू धर्म। नहीं, भारतीय दर्शन हिंदू धर्म नहीं है। और धर्म तो भाषा ठीक है लेकिन रिलीजन नहीं, क्योंकि रिलीजन में तो कोई गॉड होता है, कोई प्रॉफिट होता है, कोई मैसेंजर होता है, ठीक है। जबकि जो वास्तविक दर्शन होता है, फिलोसॉफी होता है, दैट इज कलेक्टिवली नोन एज धर्म। तो धर्मा मतलब क्या है कि फिलोसॉफी जो आपने देखी, जो आपने व्यूज देखा, उस व्यूज से आपने लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बनाई, कैसे रहना चाहिए, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी में फॉलो करना चाहिए, इन सबको आपने एक धर्म का नाम दे दिया। तो ये जो होता है ये फिलोसॉफी में इंक्लूड होता है, रिलीजन डज नॉट इंक्लूड इन द फिलोसॉफी। तो अगर देखा है मोटे मोटे तौर पे तो रिलीजन और धर्म में काफी अंतर होता है। धर्म जो है वो केवल एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में होता है। हम इस चीज को मानेंगे, आप इस चीज को नहीं मानते हो, आप हमारे धर्म के, ठीक है। धर्मांतरण पे भी बहुत ज्यादा विश्वास किया जाता है, भाई दूसरे वाले को अपने ही धर्म में कन्वर्ट करो। काफी लड़ाई झगड़ा होता है, काफी चीजें इसमें होती है। लेकिन धर्म एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो धर्म जो है, धर्म इज ओनली बेस्ड ऑन द फिलोसॉफी एंड कर्म ऑफ लाइफ। उसके बाद फिलोसॉफी क्यों बनाई जाती है और किन चीजों में बनाई जाती है। तो फिलोसॉफी किसी भी जगह की, या जैसे भारतीय ज्ञान प्रणाली है, ये क्यों बनी, तो ये बेसिकली इसीलिए बनी क्योंकि हम जब अपने आसपास देखते हैं तो अपने अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। आसपास आप देखते हो तो प्रोडोमिनेंटली अगर अपन आसपास जो देखते हैं और जिन चीजों के लिए अपने मन में विचार उठ सकते हैं, उनको तीन चीजों में अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला तो जगत है। जगत मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें आप आसपास देखते हो, अरे अरे पहाड़ कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा, ये नदी कैसे निकल गई, ये मौसम इतने अच्छी तरीके से कैसे काम कर रहे हैं, सोलर सिस्टम कैसे काम कर रहा है और एक दूसरे से टकराता क्यों नहीं, क्यों पृथ्वी में ग्रेविटेशनल इतना अप्रोप्रिएट है कि मानव सभ्यता यहाँ पर हुई। सो ये जगत के रूप में है। फिर दूसरा है जीव के रूप में, आप स्वयं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो कि मैं हूं कौन और मैं आया क्यों हूं। क्या मेरे मरने के बाद मैं खत्म हो गया कि मेरे को मेरा मेरा कोई आगे भी अस्तित्व है। सो दैट इज जीव, सो जगत जीव। और तीसरा है जीवात्मा। यानी अगर ये सब चीजें हो रही तो इसको करता कौन है? ये क्या अपने आप हो रहा है? तो ये क्वेश्चन बहुत सारे अराइज होते हैं, और ये केवल इंडियन दर्शन में नहीं है, भारतीय फिलोसॉफी में नहीं है, ये पूरे विश्व में सभी लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न उठते ही है। अब प्रश्न तो हो गए तीन, और प्रश्न है स्पेसिफिक, लेकिन आंसर बहुत सारे होते हैं। आपके भीड़ में ही मैं किसी एक से पूछूं कि भाई बताओ यार ये जगत क्या है, जीव क्या है,
या कौन है जो इसे चलाता है, तो अलग अलग आंसर्स आएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो भाई प्रोसेस है, वो केमिकल और फिजिकल रूप से गवर्न होती है, और इस तरह से ये चीजें होती है। कोई ये बोल सकता है कि नहीं, कोई ऊपर है जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है। देयर आर वेरियस आंसर्स। ओके, सो आंसर तो वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन आप उनको वैलिड कैसे करोगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न। यही भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय दर्शन की सुंदरता दिखती है कि वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी ग्रंथों में पढ़ रहे हो, जो भी चीजें देख रहे हो, एक, हेलो, मैं थोड़ा उसमें हूँ, कॉन्फ्रेंस में। तो वैलिडेट आप कैसे करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। और वही दर्शन आगे बढ़ सकता है, परफेक्ट हो सकता है, जो जो भी चीजें बोलता है तो उसको वेरीफाइड करता है। अब आप देखें कि वेरीफाइड अपन कैसे करते हैं। वेरीफाइड करते हैं प्रमाण से, है ना। आपके पास किसी भी चीज का प्रमाण है, प्रूफ है, तो आप उस चीज को मान लो। क्लियर। तो यहां आप देखोगे कि एक बच्चा है, और बच्चा ये सोच रहा है कि घास में चींटी होगी। ठीक है, उसको किसी ने बोला घास में चींटी पाई जाती है। तो ऐसे ही अपने सनातन धर्म में अगर कुछ बोल दिया तो कैसे वेरीफाई करो। तो जाके सीधे देखो, प्रमाण देख के आ गया कि हाँ भाई चींटी है वहां पर। तो एक प्रमाण ऐसा भी हो सकता है। अब दूसरा आप देखोगे, रिक्शा वाला है, रिक्शे वाले का ट्यूब पंचर हो गया। ठीक है, पंचर हुआ, अपन सब जानते हैं कि कहीं छेद हो गया था, वहां से गैस निकल रही। लेकिन आपके पास इसका प्रमाण नहीं है। प्रमाण इसलिए नहीं है कि वो आपको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो यहां आप डायरेक्टली प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक है, कि हवा निकल रहे हो, तब आप क्या करते हो, आप जाते हो किसी पंचर वाले की दुकान पे। जब वो उसमें पानी में डालता है बार बार ट्यूब के विभिन्न भागों को, और जब उसमें से बबल्स निकलते हैं, तब अपन उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ ओके, इट इज वेरीफाइड। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रमाण जो है वो कई तरीके से प्राप्त कर सकते हो। कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकते हैं, जो आपकी जो पांच इंद्रियां हैं उनके रूप से देख सकते हो। और अगर कोई उन पांच इंद्रियों में से अगर नहीं दिख रहा, इसका यह मतलब नहीं है कि वो चीज उपलब्ध नहीं है। हम यही गलती करते हैं, विज्ञान भी थोड़ी बहुत यही गलती करता है कि सेंस के अलावा भी कई चीजें होती हैं। तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान प्रणाली में प्रमाण कैसे पता करते हैं, उसके कुछ हिस्से हैं जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊं। तो प्रमाण का मतलब जो है वो ये है कि सही नॉलेज। अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा में किसी भी ग्रंथों का उल्लेख कर रहे हैं, तो द नॉलेज शुड बी ऑथेंटिक। ठीक है, और इसी से हमारे भारतीय सिविलाइजेशन बने, जिसमें कणद और कई ऋषि मुनि थे, अगस्त मुनि थे। इनकी एक लंबी परंपरा चली है, उसके बाद हमने इतना ज्ञान बटोरा है। और ये पूरा ज्ञान जो है, यह प्रमाणों पर रहा है, इसीलिए हम इसे राइट नॉलेज बोल सकते हैं। अन्य कई ऐसी फिलोसॉफी हैं विश्व में जो प्रमाणों पर आधारित नहीं। आप इसको देखिए, स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रमाण के कितने तरीके हो सकते हैं। इसको मैं एक एक करके आपको डिटेल में चर्चा करूंगा। तो भारत में हम जो प्रमाण पता करने के बाद अपने सनातन धर्म में किसी चीज को उल्लेख करते हैं, उसका पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सीधा सीधा सामने से आपने देख लिया। प्रत्यक्ष मतलब सेंस परसेप्शन, हमें आंख से दिखता है, हम हाथ से टच कर सकते हैं, दिख गया, प्रत्यक्ष है, हमने मान लिया ये चीज सही। प्रत्यक्ष भी इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, या डायरेक्ट इंडायरेक्ट। तो एक हो गया प्रत्यक्ष। दूसरा हो गया अनुमान। अनुमान यह हो गया कि आपने किसी चीज को देखा और उससे आपने अंदाजा लगाया कि ऐसा हुआ होगा, ये अनुमान है। फिर तीसरा है उपमान। उपमान मतलब आपने एक चीज को तो सेंस कर लिया, और दूसरी चीज वैसी निकली और दिखी, तो आपने सेंस किया कि ये भी वैसी ही होगी, ये होता है उपमान। फिर होता है अर्थपत्ति। अर्थपत्ति मतलब होता है डेरिवेशन। जैसे मैथ में अपन डेरिवेशन लगाते हैं ना, कि ए इक्वल टू बी है, ए बी के सी के बराबर है, और सी ए के बराबर है, इसलिए एबीसी तीनों इक्वल होंगे, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। सो दैट इज पॉस्टुलेशन। फिर अनुपलब्धि, अगर कोई चीज नहीं है तो अपन एक अलग इंफरेंस लगा सकते हैं, वो इसमें आता है। और लास्ट वाला है शब्द, यानी बहुत रिलायबल कोई एक्सपर्ट आपको बोलता है जो कभी गलत नहीं होता है, तो आप उसको सीधा सीधा मान लेते हो, वो शब्द में आता है। तो ये प्रमाण के छह तरीके हैं। प्रत्यक्ष, सीधा सीधा सेंसेस से देख लो, अनुमान लगा लो, उपमान लगा लो यानी कंपैरिजन करो, अर्धपत्ति कर लो, अनुपलब्धि वो उपलब्ध नहीं है, या फिर किसी रिलायबल सोर्स ने आपको बताया।
अब आते हैं अपन प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष जैसे मैंने बताया कि इंद्रियों से आपने स्मेल किया, आपने देख लिया, आपने टच किया, आपने सुना है, आपने टेस्ट किया है, प्रत्यक्ष देखा है आपने बाहरी अपनी इंद्रियों से, तो आप उसको मान लेते हो। उदाहरण के तौर पे ये व्यक्ति खड़ा है और इसने जंगल में आग देखी, देखी, जब आग देखी तो आग लगी। सो ही सॉ अ फायर इन द फॉरेस्ट, प्रूफ है ना। तो आप लिख सकते हो कि हाँ वहां पर आग लगी है, दैट इज परफेक्टली करेक्ट। सेकंड, इंटरनल, ये था एक्सटर्नल, आपने इंद्रियों से देखा, ये है इंटरनल। इंटरनल में एक जो अपना है मेन, वो है अवबदेश। अवबदेश मतलब होता है कि एक ट्रू सोर्स, गप्पे नहीं, ट्रू सोर्स कोई है जो आपको बताता है। ट्रू सोर्स इतना अच्छा है कि खुद देख के आया है, चीजों को सीख के आया है और आपको बताता है। जैसे मान लो अगर आपकी कोई बहन है और आप उस पर पूरा भरोसा करती हो, और बहन ने बोला सेम चीज कि मैंने माउंटेन पे आग देखी है, तो आप इस चीज को इसलिए मान सकते हो क्योंकि अवोपदेश है, यानी आप अपनी सिस्टर पर पूर्णतः भरोसा करते हो। तो ये भी प्रत्यक्ष पे आ जाता है कि अगर मेरी सिस्टर ने भी देखा है तो उसने झूठ नहीं बोला। दूसरा इसमें जरूरी है वो है अव्यभिचार। अव्यभिचार मतलब वो झूठा नहीं होना चाहिए। आप कई ऐसे लोग होते हैं जिसपे आप इतना फेथ करते हो, वो लोग इतने सही होते हैं कि आप उसको डायरेक्ट मान लेते हो, ये भी प्रत्यक्ष में आ जाता है। जैसे मान लो कि कोई ड्रिंक नहीं करता है ना, कभी उसने ड्रिंक नहीं की, तो अपन 99.9% ये मान सकते हैं कि अगर वो किसी ड्रिंकिंग पार्टी से आया है तो भी उसने ड्रिंक नहीं की होगी। तो ये अव्यभिचार। तीसरा रहता है वो होता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में क्या होता है कि आप एग्जामिनेशन करते हो और एग्जामिनेशन करके आप रिजल्ट पे निकल आते हो, जैसा हमारे यहाँ साइंटिफिक अपन इंटरवेंशन करते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे आप एग्जामिनेशन करो, एशेस देखे आपने जंगल में और आपने फिर कंक्लूड किया कि हाँ भैया वहां आग लगी, तो ये प्रत्यक्ष का है, एक्सटर्नल इंटर। ये भारतीय ज्ञान परंपरा का जो ज्ञान होता है वो किस बेस पर हम बनाते हैं, वो मैं बता रहा था आपको। अब प्रत्यक्ष के बाद आता है अनुमान। अनुमान में यह है कि आपने देखा है कि आपके यहां पर, आपके किचन में धुआं निकलता है जब आग लग जाती है, और आपने माउंटेन में भी धुआं देखा। तो धुआं तब लगता है जब आग लगती है। आपने अपने किचन में धुआं देखा, आग लगी थी, आपने माउंटेन में धुआं देखा, आग लगी, आपने इसको कॉन्क्लूड किया, तो ये अनुमान है, ये इन्फरेंस। इन्फरेंस बहुत ज्यादा भारतीय ज्ञान परंपरा में उपयोग नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ कॉन्क्लूड करने में हमें इसका उपयोग करना पड़ता है। खास तौर पर जो खगोलीय ज्ञान है, इसमें हमें इन्फरेंस लगाना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें अनुमान के अलावा कोई चीज नहीं की जा सकती। तीसरा है उपमान। मैंने ये बताया था कि जो आप सेंस कर सकते हैं उससे जो आप सेंस नहीं कर सकते उस पर आप लगा सकते हो। ये भारतीय ज्ञान परंपरा में बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता और ये अनऑथेंटिक भी है। उपमान में क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट होता है जिसे उपमेय बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे उपमान बोलते हैं। दोनों में कंपेयर करके आप इसकी समानार्थी तरीके निकाल सकते हो। जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा सिंघम, तो पिक्चर में सिंघम बार बार अपने पंजों को देखकर गुर्राता है ना, मुंह भी कई बार खोलता है। एक सब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद आप जंगल में गए, जंगल में आपने सफारी करते समय एक शेर को देखा, शेर ने भी पंजा दिखाया, थोड़ा सा मुंह खोला, ठीक है। तो आपके पास सेंस क्या था, आपने अजय देवगन को सिंघम मूवी में सेंस किया था, शेर को आप दूर से देख रहे हैं और आपने दोनों एट्रीब्यूट को कंपेयर कर दिया। तो ये भी एक तरीका होता है, लेकिन ये भारतीय ज्ञान परंपरा में यूज नहीं है। ये भी एक प्रमाण का तरीका। फिर होता है, ये दूसरा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, किमची जो टेस्ट है फर्मेंटेड, ये बड़ा स्पाइसी होता है, तो इसको देख के आपने इसको खाया, लाल लाल था, बहुत ज्यादा लाल लाल। उसके बाद आपको यदि कैबेज मिलता है तो यू कम टू द इन्फ्रेंस के कैबेज जो है वो किमची की तरह लाल लाल है, इसलिए ये भी तीखा होगा, विच इज नॉट करेक्ट। सो उपमान इज आल्सो द, वी कैन से द सब्सिडरी ऑफ प्रमाण, प्रमाण का ही एक भाग है, लेकिन ये भारतीय ज्ञान परंपरा में इसका उपयोग नहीं होता। अब आते हैं अपन अर्धपत्ति। अर्धपत्ति मतलब मैंने बोला पॉस्टुलेशन है। पॉस्टुलेशन जो है ये भी भारतीय ज्ञान परंपरा में उपयोग नहीं होता, लेकिन कई जो परंपराएं हैं विदेश की उनमें यूज होता है। तो पॉस्टुलेशन मतलब है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हो गया होगा। उदाहरण के तौर पे आप पहले देखें, इसमें मैंने लिखा है कि माई मदर टूक अ बस टू द करणपुरम, इट हैज बीन 48 आवर्स। यानी एक कोई स्थान है उसमें तुम आपकी माँ गई है और वो 3 घंटे की दूरी पर है,
और अब 48 घंटे हो गए, तो आप क्या इसका प्रिजम्पशन लगाओगे कि अरे 4 घंटे में तो पहुंच जाना चाहिए, तो माँ वहां पहुंच गई, लेकिन ये जरूरी नहीं, हो सकता है गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हो सकता है वो कहीं चली गई, तो ये भी अर्धपत्ती जो है यह करेक्ट प्रमाण नहीं देता। दूसरा एग्जाम्पल है देवदत्त इज फैट, कि देवदत्त मोटा है, ठीक है, वो दिन में कभी नहीं खाता, तो इससे क्या आप पोस्टुलेट निकालोगे? इससे आप ये पोस्टुलेट निकालोगे कि वो मोटा तो है लेकिन दिन में नहीं खाता, तो हाँ रात में खाता होगा, विच इज टोटली इनकरेक्ट। हो सकता है कि उसके हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण फैट। एक बीच में आप फैमिली पिक्चर देखेंगे, तो इस फैमिली पिक्चर में आप देखोगे कि कोई मेल चिल्ड्रन आपको नहीं दिख रहा है, जो फैमिली बीच में खड़ी है उसमें दोनों उसकी लड़कियां हैं। तो अगर इसको आप देख के अर्धपत्ती निकालोगे, अंदाजा निकालोगे, तो आप बोलोगे चूंकि दो है, दोनों फीमेल है, मतलब इसके पास कोई लड़का नहीं है, जो कि गलत इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है, हम लोग का फोटो फ्रेम में नहीं है, वैसे हो सकता। देन अनुपलब्धि, नेगेटिव प्रूफ, ये मोस्ट ऑफ द जो आपकी दूसरे दर्शन है उनमें उपयोग होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में इसका हम उपयोग इसलिए करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। अनुपलब्धि इज नेगेटिव प्रूफ। नेगेटिव प्रूफ का मतलब होता है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं है तो हम उसके बारे में क्या कंक्लूजन निकालें। उदाहरण के तौर पर पहला देखिएगा कि कोई आपको क्लाउड नहीं दिख रहा है ना, तो क्लाउड नहीं दिख रहा है तो आप बोल रहे हो अरे फिर अम्ब्रेला मत ले जाओ, पानी नहीं गिरेगा, विच इज टोटली इनकरेक्ट। कब क्लाउड आ जाए भरोसा नहीं, कब पानी गिरे भरोसा। तो ये साइंस में भी अनुपलब्धि का उपयोग बिल्कुल कम होता है, अगर नेगेटिव है साइंस नहीं मानती, जो कई बार गलत हो जाता है। दूसरा है देयर इज नो जग इन द रूम। आप दूसरा फिगर देखेंगे उसमें कोई जग नहीं रूम में, इन्फ्रेंस क्या निकला, इस ऑफिस में कोई पानी ही नहीं पीता, फिर गलत हो गया। तो नेगेटिव अगर कोई चीज है डज नॉट मीन कि उसका अस्तित्व नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो अनुपलब्धि को नहीं मानता है। तीसरा है देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस ऑफ एलियंस, आज तक कोई एलियंस दिखा ही नहीं, तो क्या निकाला आपने इसका इन्फरेंस कि चूंकि एलियंस कहीं दिखे नहीं इसका मतलब एलियंस होते ही नहीं, जो टोटली गलत हो सकता है। भाई आपने नहीं देखे, आपके एविडेंस में नहीं निकले, डज नॉट मीन कि एलियंस उपस्थित ना हो। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा में अनुपलब्धि का उपयोग भी नहीं। तीसरा शब्द रिलायबल वर्ड्स और टेस्टिमनी, ये भारतीय ज्ञान परंपरा में इसका बहुत उपयोग होता है, क्योंकि देखिए रीजन क्या है कि ज्ञान बहुत बड़ा है, पूरे विश्व में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि हमें कम से कम 50 से 60 जन्म लेने पड़ेंगे तब जाके आप उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तो शॉर्टकट तरीका जो है ज्ञान प्राप्त करने का वो यही है कि किसी ने कुछ अच्छी ज्ञान की बातें की, आप उसे इनहेरिट करें। कुछ ऐसे जो रिलायबल रिसोर्सेज है, एक्सपर्ट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। कुछ ऐसी बुक्स हैं, कुछ ऐसी टेस्टमनी है जो टोटली ऑथेंटिक है, आप वहां से ज्ञान प्राप्त करें। इससे क्या होगा, प्रैक्टिकली आप जाकर ज्ञान प्राप्त करने का जो समय है वो आपका बचेगा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में रिलायबल वर्ड्स, शब्द और टेस्टिमनी को हम पूर्णतः उपयोग में लाते। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ही बोला था कि सीखना जो है वो कभी लेट नहीं है, और अगर आपको मैक्सिमम सीखना है तो आपको लोगों से और रिलायबल सोर्सों से आपको जानकारी प्राप्त करनी। ओके, सो ये पूरा मैंने बताया कि कितनी चीजें हैं और कितनी चीजों में हम, हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा में आप जो भी सीखते हो, पुराणों से, ग्रंथों से, या पुराने जो भी वेदों से सीखते हो, वो वेदों में इतनी चीजों को प्रामाणिकता के साथ लाकर लिखा गया है, इसलिए वह इतना सफल है, और उसको अपन को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा अब देखें कि जैसे मैंने आपको बोला था जीव जगत और जीवात्मा, ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्न कि हम क्या क्या प्रश्न करते हैं, हमारे अंदर क्या क्या प्रश्न। तो बीच में मैंने लिखा है इसमें आई सेल्फ, यानी सबसे पहला प्रश्न तो अपना खुद का है कि मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं ये आदमी को हमेशा एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। उसके बाद फिर है पुनर्जन्म, कि क्या मेरा मरने के बाद फिर से जन्म होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज जो है वो इसमें रहती है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, मोक्ष क्या है, हम क्या किसी बंधन में हैं, है ना। दूसरा होता है कर्म और कर्म फल का, सॉरी, ठीक है, और दूसरा है कर्म और कर्म फल का। कर्म क्या है और क्या हम अगर कुछ करते हैं तो उसका फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
एक ये चीज है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न उठता है वो दुख का, दुख क्या है, इसकी सफरिंग कैसे खत्म हो, निर्वाणा कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे कि फिर कई तरह की फिलोसॉफी निकलती है। कि एक फिलोसॉफी ऐसी होती है, इसमें होता है कि पूर्व जन्म वगैरह कुछ नहीं होता है, एक बार आदमी मर गया तो मर गया, देयर शुड नॉट बी अ रीबर्थ। कई चीजों में रीबर्थ को मानते हैं। मोक्ष की जगह लिबरेशन को देखते हैं। बंधन क्यों है, बॉन्डेज के कारण है। कर्म के साथ कर्मफल होता है। दुख को, एंड ऑफ सफरिंग के लिए आपको इस सभी जो अटैचमेंट है इससे दूर करना होगा अपने आप को। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये आपको भारतीय ज्ञान परंपरा में ही मिलेगी, जिसे हम मोटे मोटे तौर पर सनातन धर्म के रूप में भी कई बार उल्लेखित करते हैं। अब मैं आ जाता हूं इसमें। अब क्या होता है कि अलग अलग विचार एक फिलोसॉफी में हो भी सकते हैं। तो मैं अभी जितनी फिलोसॉफी बता रहा हूं सब आपकी सनातन धर्म में भी आती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनमें विरोधाभास है। सबसे पहला अज्ञान दर्शन है। अज्ञान दर्शन ऐसे लोग मानते हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया में सब कुछ ऐसे ही है, कुछ नहीं है, ना भगवान है, सब ऐसे ही है, जब तक जी रहे जियो। तो लॉट ऑफ नेगेटिविटी इज देयर, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, दैट इज अज्ञान दर्शन। दूसरा है अजीविका दर्शन होता है। अजीविका दर्शन जो है ये आपके मौर्य शासन में जो बिंदुसार थे ये इसको बहुत मानते थे। तो अजीविका दर्शन जो होता है ये इस चीज पे बेस होता है कि सब कुछ पहले से तय है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड प्रीवियसली, और आप अपने भाग्य को बदल नहीं सकते, लेकिन आप सही कर्म नहीं करोगे तो जो तय है उससे वर्ष हो सकता है। ये अजीविका में आता है। फिर चारवाक आता है। चारवाक जो रहते हैं वो केवल फिजिकल चीजों में बिलीव करते हैं, भौतिकवादी चीजों में। उसके बाद वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन जो है वो केमिकली एवरीथिंग इज हैंडल्ड इन दिस यूनिवर्स, उसके रूप में बिलीव करते हैं। मीमांसा दर्शन जो है ये सनातन धर्म का है। तो ये बोलते हैं कि वेदों में जो लिखा है, और वेदों के बाद वेदांता में जो साइंस है, तो वेद और वेदांत में जो चीजें दी हुई हैं उसके बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक न्याय दर्शन है। जो न्याय दर्शन है ये प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, इन तीनों चीजों पर बिलीव करते हैं। फिर एक द्वैत फिलोसॉफी है। द्वैत फिलोसॉफी में ये माना जाता है कि आप अलग है, भगवान अलग। भगवान इज समथिंग सुप्रीम। आपको कुछ ऐसी चीजें करनी है कि भगवान आपके ऊपर दया करके आपको अपने साथ ले ले। सो दैट इज द्वैत। फिर एक अद्वैत है। अद्वैत मतलब यह है कि ईश्वर अलग नहीं है, मैं अलग नहीं, मैं भी भगवान बन सकता हूं, मुझे बस उसके हिसाब से आराधना और साधना करनी चाहिए। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट जो है वो सनातन धर्म से ही फिलोसॉफी निकली। तो अब मैं इसमें आ गया था, तो इसमें देखेंगे कि अब इस तरह से देखें तो मोटे मोटे तौर पर दो तरीके से इंडियन जो फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन है वो उसके उसकी दो ब्रांचेस हो गई। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि आस्तिक और नास्तिक जो है चीजें अलग हैं। ये जस्ट सभी आते हैं सनातन धर्म में, लेकिन इनकी रूट्स जो है वो अलग हो गए हैं। तो सबसे पहले आस्तिक है। तो आस्तिक जो है ये दे बिलीव इन गॉड, दे बिलीव इन वेद एंड वेदांता, है ना। और इसके बाद ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं, प्रमाण जितने बताए थे, उन प्रमाणों के बेस पर आधारित जितने भी ग्रंथ हैं उनको बेस मानते हुए लोग करते हैं। इसमें काफी बड़े बड़े गौतम ऋषि हुए हैं, ऋषि कनाड हुए हैं, कपिल मुनि हुए हैं, महर्षि जैमिनी हुए हैं, पतंजलि भी हुए हैं। तो ये आस्तिक है। दूसरा नास्तिक विचारधारा है। नास्तिक विचारधारा में वो वेद और वेदांतों में बिलीव नहीं करते, और अजीविका, चारवाक और अज्ञान, इन तीनों जो फिलोसॉफी है इसको आगे फॉलो करते हैं। और बाद में बुद्धिज्म और जैनिज्म जो आया ये भी इसी में आया। दे डू नॉट बिलीव ऑन द वेदास। तो बुद्धिज्म डिपेंड्स ऑन द लिबरेशन एंड जैनिज्म बिलीव ऑन द एनलाइटमेंट। तो चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो फिलहाल मैं यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। और अगर किसी को केवल इस कंटेक्स्ट में कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज पूछ सकते। थैंक यू सो मच।